हेलो बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सचिन कुमार भारद्वाज जनपद बिजनौर के मुख्यालय पर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। आज बच्चों मैं आप सभी के साथ में विज्ञान के एक टॉपिक पर परिचर्चा करूंगा। तो बच्चों, लॉकडाउन के पीरियड में सीमित संसाधनों में मैं आपको ये रुचिपूर्ण ढंग से विज्ञान विषय पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप सभी भी सहभागिता बनाए रखेंगे, ऐसे मुझे आप सभी से उम्मीद है, आशा है। तो कक्षा 10 के विषय विज्ञान, आप सभी जानते हैं कि विज्ञान विषय 3 भागों में विभाजित है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान। तो कक्षा 10 के हम विज्ञान विषय में रसायन विज्ञान में अध्याय 1 का आज अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें अब हम अंदर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज परिचर्चा जो मैं आपके साथ में इस पाठ के अंतर्गत करना चाहता हूं, उसके बिंदु क्या रहेंगे। तो आज की परिचर्चा के बिंदु, सबसे पहले, चूंकि जैसे पाठ से ही पता चल रहा है, इसके पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अर्थात पहला आपका बिंदु होगा रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें बच्चों हम ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, क्या होती है, किसे कहते हैं। उसके उपरांत हमारे दैनिक जीवन में भी होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन आज हम करेंगे। और अभिकारक व उत्पाद, ये क्या होता है, इसको जानेंगे। और फिर हम देखते हैं रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, वह रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि जब रासायनिक समीकरण बन गई तो मेन जो आज आपका टॉपिक है वह है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। अगला टॉपिक, जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का करे जाए तो आखिरकार ये आवश्यक क्यों है, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। और फिर हमने या आपने क्या सीखा इस पाठ में, और अंत में गृह कार्य भी आपको दिया जाएगा। गृह कार्य देने का अर्थ ये नहीं है बच्चों कि हमने आपको कोई काम दिया है, बल्कि ये तो जस्ट एक सीखना है कि भाई जो आज हमने जो टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक से आपने क्या क्या सीखा, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं, उसको करके देखेंगे कि वो हमें कितना समझ में आया। तो चलिए अब हम जैसे कि देखते हैं, इसका हमारे आज की परिचर्चा का मुख्य बिंदु, पहला बिंदु है रासायनिक अभिक्रिया। तो इस पर अब हम फोकस करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी क्या कि जब एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन नए पदार्थ जब बनता है तो उसके जो गुणधर्म हैं, उसकी जो क्वालिटीज हैं, वो जो जिनसे मिलकर वो बना है, चाहे वो 2 पदार्थों से मिलकर बना हो, या 1 से ही बना हो, या 3 से बना हो, तो क्या उसमें वही वैसे वाले गुणधर्म हैं। तो अगर उसमें वो वाले गुणधर्म नहीं है बल्कि नए गुणधर्म हैं, तब समझ लीजिए कि जो मिलकर पदार्थ बना है वो पूरा का पूरा एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, कि उदाहरण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी कि पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम देखते हैं कि जो बनने वाली चीज है वो बनी है इसमें पानी यानी जल। तो जल का अगर हम गुण देखें तो जल का गुण होता है पानी को बुझाना, जल का गुणधर्म होता है आग को बुझाना, यानी आग लगाना नहीं, आग बुझाना। जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसेस हैं, जबकि इन गैसों का जो गुणधर्म है वो है आग लगाना या आग या दहन करना, यानी बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। तो यानी कि जो भी इसमें एक नया हमारा उत्पाद बना, जो हमारा पदार्थ बना पानी, तो उसके गुणधर्म
जिनसे वह बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उससे अलग है, अतः यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और इसमें और आगे बढ़ते हैं कि और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब हम पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। वो भी कैसे? भौतिक विधियों से। भौतिक विधियां क्या होती हैं बेटे? जैसे हमने कक्षा 9 में पढ़ी हैं कि वाष्पीकरण, उध्रुपातन या आव्सन या अपकेंद्रीकरण आदि, तो भौतिक विधियां होती है। तो उनसे किसी भी विधि से ऐसा ना हो कि जल से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देते हैं, तो इसका उलट नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जैसे रासायनिक अभिक्रिया है, तो जब ये होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कुछ चीजें शामिल होती हैं। ठीक है ना? तो जैसे कि पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि यदि हम देखते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या थी? गैस, और बनाया जल अर्थात द्रव। तो उसमें क्या हुआ कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ कि गैस मिलकर द्रव बनाया। तो यानी अगर इसमें हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में निम्न बातें शामिल होती हैं कि उसमें अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है। तो ये यदि बातें हो रही हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होती हैं। अब जैसे बच्चों आगे बढ़ते हैं कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी क्या हमारे दैनिक जीवन में जो हम हमारे आसपास के गतिविधियों में क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? तो वो है कि हाँ, होती हैं। जैसे भोजन का पाचन, यानी हम भोजन करते हैं, भोजन जब पेट में जाता है तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम आदि उस भोजन को पचाने में सहयोग करते हैं, तो यानी वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन यानी सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं तो आपको पता ही है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो बच्चों ये जो है ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और भी जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि लोहे का जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे घरों में होता है, किचन में देखते हैं तो तवा होता है, या हमारे घर में तसला भी हो सकता है, कील आदि होती हैं। तो उन पर यदि आप ध्यान से देखें तो उसमें जंग लग सकता है, तो उसमें जंग भी लग जाता है। कैसे? कि यदि आर्द्र वायुमंडल हो, आर्द्र का मतलब होता है नमी वाला, तो यदि नमी वाला वायुमंडल हो उसमें यदि खुला छोड़ दिया जाए जंग को, लोहे को, तो उस पर जंग लग जाता है। और लोहे पर जंग लगना ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया ही है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। और जैसे कि देखिए एक साधारण, ये तो हम रोजमर्रा में भी देख सकते हैं, दूध से दही का बनना, तो दूध से दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इनके अतिरिक्त भी यदि हम बात करें तो जैसे कि हमारे पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलाप में 1.1 में दिया गया है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है, और जब मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के चूर्ण को वाच गिलास में इकट्ठा किया जाता है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। और इसी प्रकार से क्रियाकलाप 1.2 में भी लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और 1.3 क्रियाकलाप में भी यदि आप देखें तो सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक की गोली या कह सकते हैं जिंक के दाने डाले जाते हैं, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में भी रासायनिक अभिक्रियाओं का कई उदाहरण हमारे आसपास हैं। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है बेटे, तो उसमें हम ध्यान देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि बताया है। तो देखते हैं कि जो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं वे, तो देखिए बेटे इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, अभिकारक और उत्पाद। इनको देखते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो होते हैं अभिकारक, और उत्पाद वे होते हैं जो पदार्थ जिनका निर्माण होता है। जैसे कि अगर हमें ध्यान हो तो आपको अभी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बताया था हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए? ये तो हो गए अभिकारक, और जल जो है वो हो गया इसका उत्पाद।
ठीक है, जल हो गया इसका उत्पाद। तो यहां पर जो जल का निर्माण होता है इसे उत्पाद कहेंगे, ठीक है। और जब इसे उत्पाद कहेंगे यानी कि अब आपको पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, एक तो अभिकारक जिनसे मिलकर कोई नया पदार्थ बनता है, और एक उत्पाद जो नया पदार्थ बना, ठीक है। तो यहां पर जो जल का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहेंगे, ये मैंने आपसे बता ही दिया। तथा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण होता है, अतः इन दोनों को अभिकारक कहेंगे, ठीक है। और जल जो है वो नया पदार्थ बना है तो इसलिए उत्पाद है। इसके गुणधर्म भी अगर आप ध्यान से देखें तो जल के गुणधर्म उससे अलग हैं जिनसे मिलकर बना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने अब क्या देखा, अभिकारक और उत्पाद। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो वो है रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो है वो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी क्या होता है कि एक लिखित रूप में, यानी कि यदि हम एक लैब में हैं, एक प्रयोगशाला में हैं, तो वहां पर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, या दैनिक जीवन में भी हमारे आसपास में कोई दैनिक रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है, तो उसको हम व्यक्त कैसे करेंगे, लिखित कार्य में। तो उसको व्यक्त करते हैं रासायनिक समीकरण द्वारा। तो रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी सूत्रों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी चाहे वे अभिकारक हों या उत्पाद हों, उनमें पदार्थों के जो प्रतीक होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि आप सोचोगे पदार्थों के प्रतीकों का क्या मतलब है, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ऑक्सीजन है तो उसका प्रतीक क्या है, O, नाइट्रोजन N, लोहा यानी कि आयरन कह देते हैं इंग्लिश में, तो उसका क्या प्रतीक है, Fe। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादकों में जो पदार्थ हम लेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, उसमें प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए ये एक मैंने ब्रैकेट में बात कर रखी है, तो ये भी हम पढ़ते हैं कि प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जा सकता है। यानी जब हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसमें हम उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस या जलीय विलयन, इनको भी दिखा दिया जाता है। अब ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, तो इसको एस से दिखाएंगे। द्रव को लिक्विड, इसे एल से दिखाएंगे। गैस को गैस कहते हैं यानी जी से दिखाएंगे, और जलीय विलयन को एक्वस कहते हैं यानी AQ भी के रूप में उसे दिखाएंगे। अब यहां पर एक नोट भी है, इसे भी पढ़ लेते हैं कि जब तक आवश्यक ना हो तब तक रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को नहीं लिखा जाता। यानी ये जब तक नहीं लिखा जाता जब तक आवश्यक ना हो, लेकिन यदि लिखे जाएंगे तो वो इस तरह से लिखे जाएंगे, ठोस को S, द्रव को L, गैस को G और जलीय विलयन को AQ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे रासायनिक समीकरण हमने समझा कि अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण जैसे ये देखते हैं, जो हमारा उदाहरण है जो क्रियाकलाप 1.1 में भी हमारे पाठ्य पुस्तक में है, उसी को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मैग्नीशियम रिवन का वायु का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। तो इनमें सबसे पहले अभिकारक व उत्पाद की पहचान करते हैं। तो अभिकारक क्या है इसमें, अभिकारक है इसमें मैग्नीशियम और वायु का मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन भी वायु में है तो और उसकी उपस्थिति में ही दहन होता है, बिना उसके दहन हो नहीं सकता। यानी जब भी कभी ऐसे कोई आगे केमिस्ट्री में, रसायन में आपको बताया जाता है कि वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, दहन किया जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि ये शो कराया जा रहा है कि वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई काम हो रहा है तो उसे भी रासायनिक समीकरण में लिखना होता है, किसे, वायु को यानी कि ऑक्सीजन को। तो हमने इसका क्रियाकलाप 1.1 के हिसाब से मैग्नीशियम रिवन को वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने का उदाहरण लेते हैं। अब देखिए इसका शब्द समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, क्योंकि देखिए इसका उदाहरण ये भी हमने पर्याप्त है जो हमने एक वाक्य के द्वारा लिखा है कि मैग्नीशियम रिवन का वायु यानी कि ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। लेकिन इसको ये विस्तार ज्यादा हो रहा है, विस्तृत ज्यादा हो गया, तो इसको यदि हम एक शब्द समीकरण के रूप में देखें तो इसको लिखा जा सकता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी क्या कि जो तीर लगा हुआ है, तीर से पहला का भाग जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो अभिकारक हैं,
तो उसे तो कहते हैं हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और जो तीर के बाद वाला है जहां इसका सिरा है तीर का, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसे हम कहते हैं RHS, ठीक, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड ये उत्पाद हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसको ये शब्द समीकरण के रूप में हो गया, लेकिन इसको क्या हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकते हैं? तो हाँ, रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं प्रतीकों द्वारा कि मैग्नीशियम को हम जानते हैं Mg, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, इक्वल टू, तीर का मतलब इक्वल टू बनता है MgO। अब देखते हैं कि जो अभिकारक है वो तो है Mg प्लस O2, और जो उत्पाद है वो बन गया MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या ये समीकरण संतुलित है? ये समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण संतुलित नहीं है, इसीलिए इसको हम ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब तक ये रासायनिक समीकरण संतुलित ना होती हो तब तक इसे ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम अगला टॉपिक यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि अब हमने बताया कि Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO बनता है, लेकिन ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो आखिरकार रासायनिक समीकरण संतुलित होती किस तरह से, जो कि मैंने बताया आज का आपका मेन टॉपिक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास, एक देखिए ये समीकरण लेते हैं, इसके माध्यम से करते हैं कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, यानी क्या कि इसमें अभिकारक हैं Fe प्लस H2O और उत्पाद हैं Fe3O4 प्लस H2। तो क्या ये समीकरण संतुलित है? ये समीकरण संतुलित के लिए हम इसमें देखते हैं परमाणुओं की संख्या, यानी क्या कि इसमें अगर हम परमाणुओं की संख्या को देखते हैं तो ढंग से समझते हैं जरा इसे, कि देखिए इसको हम देखते हैं कि जैसे ये Fe है, यहां पर 1 है और यहां पर Fe है 3, यानी इसके परमाणु जो हैं एक तरफ 1 और एक तरफ 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, तो ये तो सही है। ऑक्सीजन यहां पर 1 है और यहां पर 4 है, यानी आयरन 1 3, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 4। तो यानी कि अगर हम इनके परमाणुओं की संख्या के आधार पर देखें तो ये असंतुलित है, अभी संतुलित नहीं है। कैसे? क्योंकि Fe का मतलब आयरन के परमाणु बराबर नहीं है, इक्वल टू मतलब तीर के लेफ्ट हैंड साइड पर और तीर के राइट हैंड साइड पर Fe संतुलित नहीं है, क्योंकि एक तरफ LHS में 1 है और RHS में 3 है। और ऑक्सीजन भी संतुलित नहीं है, यहां 1 है LHS में और RHS में 4 है। तो ये अभी असंतुलित समीकरण है। अब इसे हम संतुलित कैसे करते हैं? इसको हम चरणबद्ध तरीके से इसे संतुलित करने की ओर बढ़ते हैं। चरणबद्ध तरीके का अर्थ यह है कि पहले अब हम एक चरण 1 लेते हैं। चरण 1 में बच्चों अगर हम देखते हैं कि इसे संतुलित करने के लिए, इस टॉपिक को ध्यान से समझिए बच्चों, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आज का हमारा मुख्य टॉपिक यही है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से समझते हैं कि इसका चरण 1 देखते हैं कि इनके परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगी रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो चरण 1 में देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं, ताकि समीकरण संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन हम आप ना कर सकें। तो क्या करा कि जो ऊपर वाली समीकरण थी वही सेम नीचे लिख ली, और प्रत्येक अभिकारक हो या उत्पाद हो सबको एक बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं। जैसे Fe, H2O, Fe3O4 और H2 सबको एक एक बॉक्स के अंदर कर लिया। ये है चरण 1। अब हम आते हैं दूसरे चरण पर। तो दूसरे चरण में बेटे हम देखते हैं कि इस असंतुलित समीकरण, यानी जो ये बॉक्सेस के अंदर है, इस असंतुलित समीकरण में उपस्थित सभी तत्व कौन से हैं? जैसे Fe है, H2 है, O है, ये 3 तत्व हैं, यानी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये इसमें 3 तत्व हैं। तो उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या की एक सूची बना लेते हैं। सूची कैसे बनाएंगे? सूची इस तरह से बनाएंगे कि जैसे एक सूची बनाते हैं तो उसमें तत्व और अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या यानी लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इधर, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या यानी RHS यानी इधर। तो ये हम एक सारणी बना देते हैं। अब तत्व के नीचे हम जानते हैं कुल 3 तत्व हैं, एक Fe, H, O।
अब Fe में बच्चों हम देखते हैं केवल LHS में, ध्यान रखना LHS, तो LHS में हम देखते हैं यहां पर Fe है 1 और RHS में Fe है 3, H कितने हैं 2 और RHS में H कितने हैं 2। अब ऑक्सीजन देखते हैं, LHS में ऑक्सीजन कितना है 1 और यहां पर ऑक्सीजन कितना है 4। तो इस प्रकार से अब हमने चरण 2 भी इसका पूरा कर लिया। चरण 1 बच्चों दोबारा समझते हैं, बॉक्सेज में रख लेते हैं, ठीक है, प्रत्येक सूत्र को, और बाद में चरण 2 की सभी तत्वों को एक सूची बना लेते हैं और उसमें सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या रखते हैं। अब देखते हैं बेटा चरण 3। तो चरण 3 क्या है? चरण 3 है कि अब इनमें से कोई भी एक तत्व चुनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, यानी चलिए हम लास्ट वाला ऑक्सीजन देखते हैं, एक तत्व चुनते हैं और अब क्या देखते हैं कि अब दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, देखिए ये रहे, दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड में 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करते हैं, यानी कि जैसे इधर 4 था इधर 1 है, इसे संतुलित करते हैं। संतुलित मीन्स बराबर करते हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए प्रारंभ में यदि हम देखें तो केवल 1 था, देखो 1 था नहीं, और इधर कितना था 4, यानी एक तरह से आप समझिए कि इधर अभिकारक और इधर उत्पाद। तो अभिकारक में कितना था 1 परमाणु और इधर 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा कि जो अभिकारक है उसकी गुणा यदि हम 4 से कर दें संतुलित करने के लिए, तो ध्यान से देखो तो अब 4 से करी गुणा तो इधर भी 4 हो गए और इधर भी 4 हो गए, तो यानी अब ये हमने संतुलित कर दिए, ठीक है। अतः हम अब इस 4 को करने के लिए अब हम इस समीकरण में रखते हैं। तो इस समीकरण में कैसे रखते हैं बेटे, कि इसमें रखते हैं Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, ये तो बॉक्सेज वाली चीज बिल्कुल ऐसे रख दी, लेकिन ये गुणा करे थे हमने यहां, यानी ऑक्सीजन में 4 से, तो ऑक्सीजन वाली चीज में यानी इधर वाले बॉक्स से यहां पर 4 से गुणा कर दी। और जब ये हमने एक इस तरह से समीकरण लिखी तो इसको अभी संतुलित नहीं हुई पूरी तरह से, तो इसको हमने कहा आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। यह अब हमारे चरण 3 में आंशिक रूप से संतुलित समीकरण आ गई। अब हम देखते हैं बेटे चरण 4। तो चरण 4 में Fe तथा हाइड्रोजन, यानी जो चरण 4 का Fe और हाइड्रोजन था, तो उसमें अभी भी संतुलित नहीं है परमाणु की संख्या। तो अब हाइड्रोजन, चलो इसमें Fe और हाइड्रोजन में पहले हाइड्रोजन लेते हैं, तो पहले हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या को संतुलित करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। यानी क्या कि यदि हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन के, यदि हम ध्यान से देखें तो पहले हाइड्रोजन के थे यहां पर, यहां पर देखते हैं, यहां पर बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन के कितने हो गए और यहां पर हाइड्रोजन कितने, तो यहां पर 4 दूनी 8 हो गए और यहां पर हाइड्रोजन के 2 हैं। तो वही चीज हमने यहां पर लिख लेते हैं कि प्रारंभिक मतलब आंशिक रूप से जो संतुलित समीकरण है उसमें यदि ध्यान से देखें तो अभिकारक में 8 है, तो अब संतुलित करने के लिए क्या 8 तो ऐसे लिखा रहने दो, लेकिन 2 की गुणा हम 4 से कर सकते हैं। यानी अब जो आंशिक रूप से समीकरण आई है उस आंशिक रूप से संतुलित समीकरण वो इस प्रकार से बनेगी कि Fe प्लस 4H2O तो पहले ही हो चुका था, इक्वल टू Fe3O4 प्लस ये जो 4 से गुणा करी हमने, कहा हाइड्रोजन तत्व में 4 से गुणा करी, वो हमने यहां पर कर ली। तो ये भी अभी आंशिक रूप से संतुलित समीकरण ही है। अब चरण 5 देखते हैं। तो यानी अब अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो हमने कौन सा, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों संतुलित कर लिए। अब हम आते हैं चरण 5 में, इसे आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए लोहा यानी Fe भी एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। अतः Fe के परमाणु को संतुलित करने के लिए हम देखते हैं प्रारंभिक मतलब यहां पर देखते हैं कि Fe कितना है, यहां LHS में अभिकारक में 1, अभिकारकों में और उत्पादों में कितना है Fe 3। तो अब संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि 3 तो 3 ही रहने दिया, किंतु 1 की गुणा 3 से कर दी। अब इसे फिर आंशिक रूप से यानी इस समीकरण में यहां रखेंगे कि ध्यान रखना कि Fe की गुणा 3 से करनी, यानी इधर की गुणा तो हमें यही, ये तो ऐसे रहना है, हमें यहां इसकी गुणा 3 से करनी है, तो वो हमने कर दी ये रही। तो यानी आंशिक रूप से देखो, ऊपर भी देखो नीचे भी देखो, तो इसकी गुणा 3 से कर दी। ये पहले का पहला ऐसे लिखा हुआ, ये भी ऐसे लिखा हुआ, ये भी ऐसे लिखा हुआ। यहां पर आकर हमारा चरण 5 पूरे हो गए। अब हम देखते हैं चरण 6 कि क्या अब दोनों और परमाणु की संख्या की गणना करते हैं और देखते हैं क्या अब भी पूरा हुआ है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। तो यानी 3Fe, तो यहां पर भी 3Fe, 4 दूनी 8H
तो 4 दूनी 8H, 4O तो 4O, अर्थात ये हमारी समीकरण अब संतुलित हो चुकी। तो दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः अब यह समीकरण संतुलित है। तो चरण 6 में हमने ये देख लिया, लेकिन अभी हम एक आगे देखते हैं। तो बेटे ये जो अभी तक हमने इसको संतुलित किया है, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि, ये भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना कि ये जो रासायनिक समीकरण को हमने संतुलित किया है इसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब देखते हैं बेटे चरण 7। चरण 7 क्या है कि रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए, ताकि उससे और अधिक हमें जानकारी मिल सकती है, तो उसके लिए अभिकार को यानी इधर की साइड और उत्पादों यानी इधर की साइड जो है को रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अतः संतुलित समीकरण इस प्रकार होगी। लेकिन बात है भौतिक अवस्था को दर्शाया जाना, तो भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए बेटे अभी ध्यान हो तो मैंने आपको ये सिखाया था कि ये भौतिक अवस्था है। कोई ठोस है तो उसे S, द्रव है तो लिक्विड यानी L, गैस को G और जलीय विलयन है तो एक्वस यानी AQ के रूप में लिख देते हैं। अब हम पुनः चरण 7 पर आते हैं। तो चरण 7 में यदि हम देखें तो जो हमारी समीकरण संतुलित हुई थी 3Fe + 4H2 = Fe3O4 + 4H2 को हम उसके भौतिक अवस्था के अनुसार भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। यानी ये Fe ये क्या है सॉलिड, H2O को गैस लिखते हैं, G F3O4 को सॉलिड लिखते हैं और हाइड्रोजन को गैस लिख देते हैं। तो अब आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने H2O यानी जल को भी गैस लिखा है, तो इसके लिए मैंने एक नोट लिख दिया है कि इस समीकरण में H2O के साथ G का उपयोग किया गया, मींस गैस का उपयोग किया गया। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है, जब भी तो इसे गैस के रूप में लिखा गया। और इसी तरह से यदि आपको बच्चों ध्यान हो तो 1.1 का एक उदाहरण लिया था हमने, क्रियाकलाप 1.1 का ये वाला, जिसको मैंने बताया था ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो क्या ये समीकरण अब संतुलित? तो अब बच्चों इसको हम देखते हैं क्या ये हो सकता है। तो ध्यान से देखते हैं, तो यहां Mg + O2 = MgO। तो इसमें तो हमें सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। यानी यदि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो यानी हमारे ऑक्सीजन इक्वल हो गई, 2O हो गए, 2O2 हो गए। और यदि हम ध्यान देखें तो अब यहाँ पर 2 Mg हो गए। 2 Mg का अर्थ यह है कि यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दें, तो यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए अब ये हमारी रासायनिक समीकरण भी इक्वल हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपने क्या सीखा? तो आपने क्या सीखा? तो आज हमने इस टॉपिक में एक रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जाता है ये सीखा। एक रासायनिक समीकरण में अभिकार को व उत्पादों को प्रतीकात्मक रूप से रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, ये भी सीखा। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा। ठीक है, अब बच्चों ये कुछ गृह कार्य है, ये गृह कार्य है, इसका आप मोबाइल से फोटो भी ले सकते हैं। ये गृह कार्य आपको घर के लिए दिया रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये आपको हेडेक देगा, बल्कि ये इस प्रकार से दिया गया है ताकि बच्चों आपने क्या सीखा ये इसमें देखने के लिए ये गृह कार्य दिया रहा है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा होगा। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।